हेमंत कुमार जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं। हेमंत जी, नरेंद्र मोदी माफी मांग रहे थे आज, एक बार नहीं कई बार, 2 मिनट तक माफी मांगते रहे। उनके वहां पहुंचने, महाराष्ट्र पहुंचने से पहले चारों तरफ होर्डिंग्स लगे थे, नरेंद्र मोदी माफी मांगो, मोदी माफी मांगो। आज कांग्रेस का भी हमने हाल देखा, कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही थी। ये महाराष्ट्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी ने आज सिर झुका दिया, पैरों पे सिर रखकर मैं माफी मांगता हूं, ये भी कह रहे थे, और उस जनता से भी माफी मांगता हूं जिनका दिल दुखा है छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने से। लेकिन क्या ये माफी महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उससे नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को उबार पाएगा? ये माफ़ी जो है, इससे वो अपनी पार्टी को बाहर निकाल पाएंगे, जिसमें यहाँ उनकी पार्टी को हार का डर सता रहा है, उनकी महायुति सरकार के गिरने का डर सता रहा है। हेमंत जी। राजीव जी, मोदी जी को चौतरफा डर सता रहा है। वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि उनको जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, झारखंड में, सब जगह उनको डर सता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोदी जी माफी मांग रहे थे, वो तो उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो लोगों को डांट रहे हैं। माफी मांगना एक बहुत विनम्र ये पोस्चर होता है, लेकिन वो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लग रहा था कि वो लोगों को डांट पिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कुछ वहां हुआ है, जिस तरह से शिवाजी की मूर्ति गिरी है, तो उसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए। माफी तो बाद में मांगते, सबसे पहले तो कार्रवाई करते, क्योंकि उस समारोह में प्रधानमंत्री जी खुद मौजूद थे। उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, मूर्ति का अनावरण किया था, और उसमें सरकार के सारे लोग थे। तो सवाल उठता है कि कोई जिम्मेवारी तय होगी कि नहीं। जिम्मेवारी तय करने के बदले में आप माफी मांग करके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप एक तरह से इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। इमोशनल कार्ड खेलने का मकसद ये है कि लोगों को इमोशनली चाहते हैं कि अपने पक्ष में किया जाए, कि लोग समझे कि अरे प्रधानमंत्री जी माफी मांग रहे हैं तो उनको माफी दे दी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। प्रधानमंत्री जी वहां माफी मांगे और उनकी बात सुन ली जाए, ये मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र में जो स्थिति है, और खास करके जो शिवाजी का जो वहां पर लोग जनमानस में जितना सम्मान है, उसकी भरपाई उससे नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि वहां कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती, तब जाकर के लगता कि कुछ करना चाह रहे हैं। अब ये जनता के ऊपर में है कि उनकी माफी को कैसे वो लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन उनको चाहिए था कि कार्रवाई करते हुए दिखना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। आज आप देखें कि जो यहाँ चंपई सोरेन उनकी पार्टी में गए हैं, जो पिछले दिनों जो पूरा प्रकरण जो चला, उसमें ये लग रहा था कि अब झारखंड की सरकार अब गिरी तब गिरी, लेकिन हुआ क्या, अंततः सिर्फ एक चंपई सोरेन उनके साथ गए। और चंपई सोरेन को लेकर के भी पार्टी के भीतर जिस तरह का अंतर्विरोध है, खास करके जो बाबूलाल मरांडी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जब बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ था तो पहले मुख्यमंत्री वही बने थे, और लगभग 18 सालों तक पार्टी से अलग रहे। वो 2020 में उनकी वापसी हुई है इस भाजपा में। तो उनको लेकर के जो स्थिति थी, तो वहां चंपई सोरेन वाला प्रकरण जो था, उसमें जो सबसे इस देश में सबसे बरबोला और एक तरह से कह लीजिए जो गालीबाज मुख्यमंत्री जो है असम के, हेमंत बिस्व शर्मा, उनके नेतृत्व में जो कुछ हो रहा था, तो लग रहा था कि कुछ बड़ा कुछ बीजेपी वहां हासिल कर लेगी। लेकिन बीजेपी वहां बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकी, बल्कि जो पूरा जो शो था एक तरह से फ्लॉप शो साबित हुआ। वहां पर कोल्हान के इलाके में जो चंपई सोरेन का जो प्रभाव है, और उस इलाके में 2019 के विधानसभा चुनाव में जो 14 सीटें हैं, उन 14 सीटों में से सभी सीटें वहां इसके जेएमएम और कांग्रेस और एक निर्दलीय सरयू राय के खाते में गई थी। वहां बीजेपी नहीं जीत पाई थी। तो बीजेपी को लग रहा था कि वहां चंपई सोरेन को ला करके कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन उनके मुकाबले में एक रामदास सोरेन को लाया गया। आज ही उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है हेमंत सोरेन की सरकार में। तो बीजेपी वहां जो कुछ चाह रही थी, वहां पर भी बीजेपी का दाव नहीं चला।
बिहार में आप देखिए कि चिराग पासवान को लेकर के एक नई बात सामने आई है कि वहां एक राकेश सिंह नाम के बीजेपी के नेता हैं जो एलजेपी के टिकट पर ही 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में घोषित से उम्मीदवार थे। उनकी ओर से अखबारों में, सोशल मीडिया में, सभी ये वेबसाइट पे एक बयान चल रहा है और बड़े अखबारों में उसको बहुत प्रमुखता से छापा गया है कि चिराग पासवान ने अपने हलफनामे में बहुत सारी गलत जानकारी दी और तथ्यों को छुपाया। एक सबसे बड़ी जो जानकारी उसमें दी गई है कि जो दिल्ली में उनके खिलाफ जो एक रेप का केस है, जिसमें प्राइम एक्यूज उनके पूर्व सांसद भाई जो प्रिंस राज हैं वो हैं, और उसमें को एक्यूज चिराग पासवान है, जिसमें चिराग पासवान ने अपने आप को एग्जेम्प्ट करने के लिए आवेदन दे रखा है। तो इसको इन लोगों ने इशू बनाया है कि ये चिराग पासवान ने अपनी जानकारी छुपाई और चुनाव आयोग से शिकायत की गई है कि इनकी सदस्यता खत्म की जाए। तो ये बीजेपी, इसके पीछे माना जा रहा है कि बीजेपी का पूरा गेम प्लान है, क्योंकि जो राकेश सिंह है वो फिलहाल बीजेपी में है। इसके पहले बीजेपी के ही जो गेम प्लान के तहत चिराग पासवान ने जो पूरे बिहार में जो अपना लगभग 140-42 उम्मीदवार जो उतारे थे, उन उम्मीदवारों की सूची में इनका नाम था एलजेपी की ओर से, जिसको लेकर के नीतीश कुमार को काफी नुकसान हुआ था। तो अब चिराग पासवान को शांत करने के लिए ये सब चीजें निकाली जा रही है। एक रेप का केस है, एक जो जहां से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी बुंदेलखंड से, उसके बारे में कि वहां उन्होंने फर्जीवाड़ा किया था पढ़ाई में, वो कभी गए नहीं थे कॉलेज में और उनका कभी कोई अटेंडेंस नहीं बना था जी। और उनके एक पैतृक संपत्ति को लेकर के कि जो शहरबंदी, जो खगड़िया जिले में जो उनका पैतृक गांव है, वहां पर उनका जो ज्वाइंट फैमिली की जो संपत्ति है उसके बारे में भी चिराग पासवान ने जानकारी नहीं दी, जबकि उसके वो वारिस हैं। तो ये सारी जानकारी इसलिए अगर प्रेमा फेसा ये लगता है कि इसमें कुछ गंभीरता है, तो चिराग पासवान को घेरने की पूरी तैयारी है। एक और जानकारी मैं दूं कि जाति जनगणना को लेकर के बिहार में आरजेडी की ओर से 1 सितंबर को बड़ा धरना होने जा रहा है, जिसमें पटना का जो धरना होगा उसमें चिराग पासवान शामिल होंगे। तो जाति जनगणना का सवाल और बिहार में 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने को और उसको 9वीं अनुसूची में डालने की जो मांग है उसको लेकर के अब सड़कों पर उतरने का ऐलान हो चुका है और 1 सितंबर को बिहार में ये नजारा देखने को मिलेगा। तो चीजें बीजेपी के खिलाफ जाती हुई दिख रही है। चिराग पासवान वाला प्रकरण इसमें मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है और चिराग पासवान को जिसमें घेरने की तैयारी है वो उसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि बीजेपी अपने सहयोगियों को किसी भी हालत में उनके बारे में इतना होमवर्क करती है कि अगर वो प्रेम से साथ में रहे तो ठीक है, और नहीं तो पूरा उनका चरित्र हनन करके और सारी चीजें उनके खिलाफ कर दी जाए और उनको किनारे लगा दिया जाए। ये प्रयोग बीजेपी लगातार करती रही है अपने बहुत सारे सहयोगियों के साथ, और उसमें तो सबसे फिट केस जो है और वो है चिराग पासवान का ही परिवार। उस परिवार को कैसे तोड़ा गया, कैसे पार्टी को तोड़ा गया, ये सब तमाम उदाहरण है। और अभी चर्चा ये है कि उनके 3 सांसद जो है वो बीजेपी के संपर्क में है, और इसमें अगर दम नहीं भी हो तो ये तय है कि जो सांसद हैं इनके, उनमें से कम 3 ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में कभी भी जा सकते हैं। इसके लिए कोई इफ बट नहीं है, क्योंकि बीजेपी के रिकमेंडेशन पर ही वो सब चुनाव लड़े थे। जी बहुत सारी बातें आप बता रहे हैं, महाराष्ट्र से लेकर महाराष्ट्र से होते हुए चंपाई सोरेन तक